Hello everyone, welcome to my online classroom and today in this video we are going to continue the same chapter of class 11 chapter 2 rights in the Indian Constitution। तो इसके मैंने दो वीडियोस में पहले ही आधा चैप्टर जो है आपका एक्सप्लेन कर दिया है और ये मेरी थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जितना ही बचा उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके साथ ही एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद रहे कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए। तो इंट्रोडक्शन में हमें बेसिकली वही जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है इसमें क्या इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल राइट्स की, क्या लिमिटेशंस लगाई गई हैं गवर्नमेंट पे, तो इस टाइप की सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। इसके बाद देखिए आपके जो इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स बताए हैं जिसमें कि आपके एशियन गेम से रिलेटेड एक स्टोरी बताई थी वर्कर से और ऐसे ही एक मचा लालूम की कहानी बताई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ से समझ में आ जाता है कि क्या इंपॉर्टेंस है राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की। इसके बाद ही बेल ऑफ राइट्स क्या होता है, एक लिस्ट होती है जिसमें सारे सारे राइट्स इंपॉर्टेंट राइट्स को मेंशन किया गया है, उसी को हम बेल ऑफ राइट्स बोलते हैं और इनको हम फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। और क्यों फंडामेंटल वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि ये कुछ ऐसे बेसिक राइट्स हैं जो सभी को एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं और इसके साथ ही यहाँ पे इस वाले पेज में कुछ राइट्स जो हैं बेल ऑफ राइट्स मेंशन किए गए हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके साथ हमारे जो मेन जो हमें फंडामेंटल राइट्स प्रिपेयर करने हैं एग्जाम के लिए और इस चैप्टर से रिलेटेड वो हमारे 6 हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सबसे पहले स्टार्ट होता है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, और राइट टू इक्वालिटी जो है आपका देखिए इस वाले पेज में आपके सारे के सारे राइट्स मेंशन करे गए हैं, सारे के सारे 6 राइट्स। जैसे कि पहला है आपका राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम है, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, फिर है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और फिर लास्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो आपका आर्टिकल 14 से 18 तक है और पहली बार देखिए पार्ट थर्ड लिखा है यहाँ पे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट थर्ड में सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है। इन्हें राइट टू इक्वालिटी आपका आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। उसके बाद आपका राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल्स 19 से लेके 22 तक है और इसे क्लस्टर ऑफ राइट्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें इस एक ही राइट टू फ्रीडम में काफ़ी सारे राइट्स को समाहित किया गया है। इसके बाद आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आता है जो कि है आपका आर्टिकल्स 23 से लेकर 24 और फिर आपका आता है नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि है आर्टिकल्स 25 से लेकर 28। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि है आर्टिकल 32 और आपका लास्ट जो है वो है राइट टू सॉरी कल्चरल एजुकेशनल राइट्स आपका आर्टिकल्स 29 से 30 तक है और लास्ट जो है आपका वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आपका आर्टिकल 32 है। ठीक है, इसके बाद हमने एक एक ये जो जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। बस आपका जो एक लास्ट बचा है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आज मुझे आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे हमने जितने भी राइट टू इक्वालिटी को डिस्क्रिप्टिव वे में अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था कि क्या मेन पॉइंट्स है राइट टू इक्वालिटी के। फिर राइट टू फ्रीडम भी हमने एक बार देख लिया था कि कौन कौन सी फ्रीडम आपको मिली हुई है। इसी के अंदर प्रिवेंटिव डेटेंशन क्या होता है क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको बताया है। इसके साथ ही मैंने इस चैप्टर के फ्लो चार्ट जिसमें सारी सारी मेन हेडिंग्स इस चैप्टर की जो भी आपको कंप्लीट करनी है, जो भी आपको कवर करनी है वो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उससे काफ़ी आपको नॉलेज मिल जाएगी रिलेटेड टू इस चैप्टर से और साथ ही वो आपका एक तरह का रिविजन भी कवर कर देगा। ठीक है, इसके साथ ही इस चैप्टर की जो 2 वीडियोज़ और हैं वो भी आप देख लीजिएगा क्योंकि उसमें भी सारा मेन कंटेंट अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको ये थर्ड वीडियो का जो भी कंटेंट हाफ बचा है वो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। साथ ही इस चैप्टर के नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो प्लीज़ अगर आपने वो नोट्स नहीं देखे हैं क्योंकि नोट्स भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए क्योंकि जो भी इस चैप्टर के मेन एक एक लाइन भी है वो ईजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स में प्रोवाइड की है जो आपको पढ़ने से पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट करनी है। इसके बाद देखिए आज जो है हम कंप्लीट कर रहे हैं पेज नंबर 40 आपका और पेज नंबर जो 40 है उसमें आपका इसके कुछ कंटेंट हमने पढ़ लिए थे जैसे कि आपका स्पेशली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, ये आज हमें कंप्लीट करना है, आज हमें स्टार्ट करना है। बट उससे पहले देखिए एक थोड़ा सा सरदार हुकुम सिंह का कुछ कंटेंट यहाँ पे दिया गया जो उन्होंने बोला होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है अ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी कास्ट ऑन द मेजोरिटी टू सी दैट इन फैक्ट द माइनॉरिटीज फील सिक्योर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, किस ग्रुप को देनी है, मेजोरिटी को, टू सी दैट इन फैक्ट द माइनॉरिटीज फील सिक्योर। तो सबसे पहली बात कि किसी भी कंट्री में मेजोरिटी और माइनॉरिटी से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो मेजोरिटी जो लोग नंबर में
स्ट्रेंथ में किसी कंट्री में ज़्यादा होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करते हैं, एक लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, और उनका जो संख्या है, उनके जो नंबर है, स्ट्रेंथ है, वो ज़्यादा होती है दूसरों के कंपैरिजन में। और जो दूसरे हैं ये कौन है, ये माइनॉरिटीज़ होती हैं जिनके नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, अगर मैं बात करूँ, नंबर में कम होते हैं, और इनका अलग कल्चर होता है, लैंग्वेज होता है, रिलीजन होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये बात यहाँ पे कहा है कि एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी भी कंट्री में, जो मेजोरिटी में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी बनती है कि वो हमेशा माइनॉरिटीज़ को क्या करें, उनको सुरक्षित फील कराएं कि हाँ, हम बेशक मेजोरिटी में हैं, इस कंट्री में आपसे संख्या में ज़्यादा है, बट हम आपके साथ हैं हमेशा, आपको हम सिक्योर करेंगे, आप हमसे डरिए मत, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। द ओनली सेफ्टी फॉर द माइनॉरिटीज लाइज इन अ सेकुलर स्टेट, ठीक है। और ये जो सेफ्टी होती है माइनॉरिटीज़ की, ये किस कंट्रीज़ में फॉलो की जाती है, ज़्यादातर पाई जाती है, ये पाई जाती है सेकुलर स्टेट्स में, ठीक है, जहाँ पे सेकुलरिज्म फॉलो होता है। जो मैंने सेकुलरिज्म पहले आपको मीनिंग बताया कि किसी भी रिलीजन को ना फेवर करना और ना ही किसी रिलीजन के अगेंस्ट होना। इट पे दैम टू बी नेशनलिस्ट, ठीक है। और यही एक फीलिंग जो होती है कि आप दूसरे को भी सिक्योर दे रहे हो, सिक्योरिटी दे रहे हो, उसको बंधुत्व की भावना से आप ट्रीट कर रहे हो, तो यही एक सच्ची निशानी होती है कि आप नेशनलिज्म को फॉलो करते हो, आप नेशनलिस्ट हो। द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड नॉट बूस्ट ऑफ दियर नेशनल आउटलुक, ठीक है। कभी भी मेजोरिटी कम्युनिटी को ये नहीं दिखाना चाहिए कि नहीं नहीं हम ही सुपीरियर है। दे शुड ट्राई टू प्लेस देमसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ द माइनॉरिटीज एंड ट्राई टू अप्रिशिएट देयर फेयर्स। इसी के साथ उनको मेजोरिटी वाले लोगों को हमेशा अपनी पोजीशन को रखना चाहिए, अपने आप को माइनॉरिटीज़ की पोजीशन पे रखना चाहिए, और सोचना चाहिए कि किस तरह से वो डर के रहते हैं, इस तरह कभी हमारी कंडीशन भी हो सकती है। ऑल डिमांड्स फॉर सेफ गार्ड्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दोज फियर्स दैट आर माइनॉरिटीज हैव इन देयर माइंड्स एज रिगार्ड्स देयर लैंग्वेज, देयर स्क्रिप्ट एंड ऑल्सो अबाउट द सर्विस। तो ये सारी डिमांड्स होती हैं, अगर हम उनकी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ की जो भी डिमांड्स होती हैं, जैसे उनकी लैंग्वेज को सुरक्षित रखें, उनकी लिपि, उनकी सर्विसेज, हर चीज़ को अगर हम सुरक्षित रखें, उनको सुरक्षा दें, तो उससे उनमें ये बात समझ में आती है उन लोगों की, हाँ हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका ये देश जो है ये हमारा है, और हम यहाँ के नागरिक हैं, ठीक है। तो उनकी डिमांड्स को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए, और उनकी डिमांड्स को कैसे आप सुरक्षित रखोगे, इस तरह सुरक्षित रखोगे कि आप उनके लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट है ना, उसको भी समान रिस्पेक्ट दीजिए और उसको भी सुरक्षित रखिए। तो ये था आपका कल्चरल एजुकेशन राइट्स के कुछ पॉइंट्स। इसके साथ ही अब स्टार्ट कर रहे हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आपका लास्ट 6 बट नॉट द लास्ट है, बट नॉट द लिस्ट, आपका लास्ट ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, फंडामेंटल राइट। तो इसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। तो वन वुड एग्री दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ वेरी इंप्रेसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये बात तो हमें अच्छे से पता है, और बहुत ही इंप्रेसिव भी है कि हमारे जो जितने भी राइट्स हमें बिल ऑफ राइट्स में मेंशन किए गए हैं, वो किस तरह से इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। बट मेयरली राइटिंग डाउन अ लिस्ट ऑफ राइट्स इज नॉट इनफ। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने ये लिख दिया, अरे ये राइट्स हैं आपको पास और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। देयर हैज़ टू बी अ वे थ्रू विच दे कुड बी रियलाइज इन प्रैक्टिस एंड डिफेंड अगेंस्ट एनी अटैक ऑन दीज राइट्स। इसका मेन मोटिव ये भी है कि हमें ये देखना है कि सिर्फ ये रिटर्न में ना ये चीज़ें रह जाएँ, प्रैक्टिकली भी लाइफ में आए, ठीक है। प्रैक्टिकली लाइफ में मतलब है कि कोई भी राइट्स अगर लिख दिया गया है तो ठीक है, उसको यूज़ भी तो करो, उसको प्रैक्टिकली लाइफ में देखो कि क्या ये वर्किंग है, अच्छे से काम कर रहा है, क्या कोई किसी से सुरक्षा की ज़रूरत तो नहीं है इस राइट्स को, क्या ये किसी के द्वारा वायलेट तो नहीं हो रहा है राइट। तो ये सारी जो चीज़ें चेक करनी है, वो किस राइट में हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ में, ठीक है। अब देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इज द मीन्स थ्रू विच दिस इज टू बी अचीव, ठीक है। तो ये लाइन मैंने आपको पहले बता दी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के द्वारा ही हम ये चेक करते हैं कि जो भी राइट्स लिखे गए हैं क्या वास्तव में वो हमारी ज़िंदगी में आए हैं, क्या प्रैक्टिकली लोगों की लाइफ में आए हैं, प्रैक्टिकली लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, उन राइट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या ऐसा तो नहीं उनके राइट्स को वॉयलेशन हो रहा है, और चलिए वॉयलेशन हो रहा है तो क्या उनको किसी तरह की रेमेडी मिलती है, किसी तरह की सुरक्षा प्रदान होती है। जैसे हमने रेमेडी वर्ड काफ़ी बार पढ़ा भी है कि रेमेडी की है ना, किसी भी चीज़ से अगर हमें कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई, ठीक है, किस तरह से उसकी भरपाई होती है, तो वही वर्ड यहाँ पे रेमेडी है। तो जितने भी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपको फंडामेंटल राइट्स मिले, अगर किसी में भी किसी का कोई भी फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है तो आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के अंतर्गत जाके कोर्ट में अपील कर सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कंसीडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लाइन मार्क कर लीजिएगा, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था ये वाली लाइन कि 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ बनता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस वाले राइट को, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट है, इसको हार्ट एंड सोल का है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप इससे समझ सकते हो कि ये जो लास्ट जो आपका राइट है, ये वास्तव में आपके सारे राइट्स का एक तरह से कह लो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं और
आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उसका ये हार्ट एंड सोल के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन के जाना जाता है। इस राइट को डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसको हार्ट एंड सोल कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज सो बिकॉज दिस राइट गिव्स अ सिटीजन, तो देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों कहा। इट इज सो बिकॉज दिस राइट गिव्स अ सिटीजन टू राइट टू अप्रोच अ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू गेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर्ड इन केस ऑफ देयर वायलेशन। तो ये लाइन मैंने आपको पहले बता दी, क्योंकि इस राइट के अंतर्गत आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो जब आपका कोई भी, इससे पहले जितने फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप इस राइट के अकॉर्डिंग आप कोर्ट में अपील कर सकते हो। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स कैन इशू ऑर्डर्स एंड गिव डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। और फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करेंगे, वो ऑर्डर्स देंगे, वो इशू करेंगे कुछ ऑर्डर्स और डायरेक्शंस देंगे कुछ गवर्नमेंट को, ताकि वो इन फंडामेंटल राइट्स को लागू करें, ठीक है, इन्फोर्स करें मतलब लागू करें। द कोर्ट्स कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स नोन एज रेट्स, ठीक है। आप देखिए जो कोर्ट्स जो है वो वेरियस ऑर्डर्स देते हैं। अब जब कोर्ट की भाषा में अगर हम बोलें तो स्पेशल ऑर्डर्स जो देते हैं वो, तो उन स्पेशल ऑर्डर्स को बोलते हैं रेट्स, ठीक है, WRITS रेट्स, जो यहाँ पे वर्ड दिया है इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट्स, ठीक है। इसी के साथ मैंने इस चैप्टर की वर्कशीट भी प्रोवाइड की है, उसमें भी मैंने कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप जरा वो वर्कशीट भी देखिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपने कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो ये इसमें देखिए फिर इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि रेट्स क्या होते हैं। कुछ स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं जो कोर्ट्स इशू करता है अपने लोअर्स कोर्ट्स को, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, उन्हीं स्पेशल ऑर्डर्स को बोलते हैं रेट्स, ठीक है। अब देखिए हैबियस कॉर्पस, हमारे पास कुछ रेट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट, जो आपके सुपीरियर कोर्ट होते हैं वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर करते हैं, और लोअर कोर्ट के साथ साथ जो गवर्नमेंट होती है, अथॉरिटी होती हैं, उनको भी वो ऑर्डर करते हैं। तो किस तरह के ऑर्डर्स होते हैं, ये कुछ इस तरह के, पहले है आपका हैबियस कॉर्पस, फिर है आपका मैंडेमस, थर्ड है आपका प्रोबिशन, फोर्थ है आपका क्यो वारंटो एंड फिफ्थ है आपका सेटुररी, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे बता दूँ, ये कुछ लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। जितने भी ये मैंने वर्ड्स आपको बोले तो पहले हमें इनका थोड़ा सा मीनिंग देखना पड़ेगा। जैसे हैबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है टू हैव अ बॉडी, मैंडेमस का मतलब होता है वीक कमांड, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं इन सबके, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं कहाँ किस लैंग्वेज से लिए गए, ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। तो फिर से एक बार याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो वर्ड्स हैं कहाँ किस लैंग्वेज से लिए गए, तो ये लिए गए ये जो वर्ड्स हैं वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। तो देखिए हैबियस कॉर्पस का क्या मीनिंग होता है, एक तरह का ये ऑर्डर होता है। अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस मीन्स दैट द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एंड अरेस्टेड पर्सन इफ दी मैनर और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्ट्री। तो अभी ध्यान से समझिएगा, हैबियस कॉर्पस का मतलब मैंने ये बताया था आपका टू हैव अ बॉडी, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत क्या करता है, जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है, या किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी गवर्नमेंट या पुलिस को ऑर्डर देता है कि आपने जो अरेस्ट किया है पर्सन, उसको तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए, ठीक है। इट कैन ऑल्सो, इसके साथ ही जो कोर्ट है वो ये भी फैसला कर सकता है कि जो अरेस्ट किया गया इंसान है, क्या उसको किस क्राइम के अकॉर्डिंग उसको, है ना, किस बेसिस पे आपने अरेस्ट किया है। अगर कोर्ट ने ये पाया पाया जाता है कि उस इंसान को जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको अरेस्ट करने की जो वजह है, ठीक है, वो कानूनी वजह नहीं है, कोई किसी तरह की लॉफुल वजह नहीं है और सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तब क्या कर सकती है वो जो कोर्ट है, वो उस पर्सन को वहीं के वहीं रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, उसको फ्री कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम हैबियस कॉर्पस केस के अंतर्गत। हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत कोई भी हायर कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है कि, और पुलिस या अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकता है कि जिस इंसान को आपने अरेस्ट किया उसको हमारे सामने तुरंत पेश किया जाए। और फिर कोर्ट डायरेक्ट वहाँ चेक कर लेता है कि इस इंसान को जो आपने अरेस्ट किया है वो किस बेसिस पे अरेस्ट किया है, लॉफुली करा है कि नहीं करा। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ इसको लॉफुली किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो फिर उसको वहीं के वहीं रिलीज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मैंडामस। Mandamus, this writ is issued when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the duty of an individual। तो इसमें क्या ये writ जो है ये भी वही समझे कि एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को, या फिर किसी भी तरह के जो ऑफिस होल्डर्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको ये रेट इशू की जाती है। और ये कब की जाती है, जब ये पाया जाता है कि वो अपनी लीगल ड्यूटी, जो भी आपकी ड्यूटी है उनकी, वो अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, और साथ ही वो जब काम करते हैं तो किसी और के अधिकारों का हनन करते हैं, ठीक है, उनके अधिकारों का एक्सप्लोटेशन करते हैं, वॉयलेशन करते हैं, उल्लंघन करते हैं। जो वर्ड है इन्फ्रिंजिंग, इट मीन्स उल्लंघन करते हैं, ठीक है, तब ये रिट उसको इशू की जाती है उस इंसान के लिए, इसके बाद और उस ऑफिस के लिए। फिर है आपका नेक्स्ट प्रोविजन, दिस रिट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट
हैज़ कंसिडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन। ये जो रिट है ये इशू की जाती है हायर कोर्ट, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते हैं। कब करते हैं? अपने लोअर कोर्ट्स को करते हैं जब पाया जाता है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपना जो जो भी उनका जुरिस्डिक्शन एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड काम कर रहे हैं, ठीक है, तब ये रेट पास की जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्यो वैरेंटो। इसमें क्या क्या होता है? इफ द कोर्ट फाइंड्स, अगर finds that a person is holding office but is not entitled to hold that office, तो ये लाइन अंडरलाइन करिए, it issues the writ of quo warranto and restricts that person from acting as an office holder। तो इसमें यहाँ पे ये एक कोर्ट जो है, जब ये पाया जाता है कि किसी भी ऑफिस में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस में कोई पर्सन बैठा है और वो पर्सन जो है वो उस ऑफिस को संभालने के लायक नहीं है, मतलब लीगली उसने कोई इस तरह के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया है कि उसको वो पोस्ट वो हासिल करे, और गैर कानूनी ढंग से वो किसी भी ऑफिस पे काम कर रहा है, किसी पोस्ट पे काम कर रहा है, तब ये रिट पास होती है ताकि उस इंसान को उस जॉब से, उस पोस्ट से तुरंत के तुरंत मना किया जाए कि आप वो काम ना करो। इसके बाद लास्ट है सेटुटरी। इसमें क्या होता है? अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी और कोर्ट। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो हायर कोर्ट्स होते हैं वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर देते हैं कि आपके यहाँ जो भी एक जैसे कोई भी केस आया और काफ़ी साल हो गए उसको, ठीक है, उसमें हियरिंग नहीं हो रही है, किसी तरह का फैसला नहीं लिया जा रहा है, तो आप उसकी जो कंप्लेन है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंतर्गत किसी भी इंसान ने हायर कोर्ट्स को इन्फॉर्म कर दिया कि हमारा एक जो ये केस है वो लोअर कोर्ट में पड़ा है और इतने साल हो गए वहाँ पे कुछ भी हियरिंग नहीं हो रही, कोई फैसला नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप इसको चेक करिए। तब ये ऑर्डर देता है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट्स को कि आप जो आपके पास वो जो केस है जिसकी कंप्लेन हमारे पास आई है, आप एक काम करिए, वो जो पेंडिंग केस है ट्रांसफ़र करिए, किसको? हमें कर दीजिए। सीधे के सीधे वो जो जितना भी लोअर कोर्ट्स में जो भी केस था, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? वो हाई अथॉरिटी और हायर अथॉरिटी और कोर्ट में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ ऑर्डर्स होते हैं, तो इसमें आप डायरेक्टली इन इस आपका जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इसके अंतर्गत आप सीधे कोर्ट में, हायर कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द जुडिशरी मैनी अदर मैकेनिज्म हैव बीन क्रिएटेड इन लेटर ईयर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। अपार्ट, अगर हम देखें जुडिशरी के अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें मेंशन की गई कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। यू मे हैव हर्ड अबाउट द नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़, द नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, द नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट्स, ठीक है। तो आपने जुडिशरी के अलावा भी कुछ और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सुने हैं जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जैसे कि आपने नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज सुना होगा, इसी तरह से नेशनल कमीशन ऑन वीमेन सुना होगा, द नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्टेज सुना होगा, इसके साथ ही एक्सेट्रा। दिस इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वीमेन, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया आपका, तो यहाँ पे भी देखिए वीमेन के राइट्स को सिक्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, माइनॉरिटीज़ और दलित के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी के साथ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में NHRC भी बोलते हैं, जो आपका ब्लू कलर के बॉक्स में आ रहा है, ये भी आपका 1 मार्क का फुल फॉर्म बन जाता है। और साथ ही ये सारा ये भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि जुडिशरी के अलावा भी और कौन सी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है जो राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स और किसी भी तरह के राइट्स को प्रोटेक्शन देती हैं, तो ये आप सब लिख सकते हो उसके अंतर्गत। तो यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज़ ऑल्सो बीन इस्टेब्लिश बाय लॉ टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल एंड अदर काइंड्स ऑफ राइट्स। तो लॉ के अकॉर्डिंग NHRC भी बनाया गया है जो कि प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को और भी अलग तरह के राइट्स को। तो थोड़ा सा NHRC के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और इसके अंदर क्या है देखते हैं, द रियल टेस्ट ऑफ द राइट्स गिवन बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज इन दियर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। जब भी आपको टेस्ट करना है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए, अगर आपको उसका रियल टेस्ट करना है तो आप कैसे करोगे? आप पता करोगे कि एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। जब इम्प्लीमेंटेशन होता है, लोगों प्रैक्टिकली उनको यूज़ करते हैं, तो किस तरह की प्रॉब्लम होती है। द पुअर, द इलिटरेट एंड द डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी एबल टू एक्सरसाइज दियर राइट। और उनका सबसे बेस्ट उदाहरण कहाँ है कि आप इनको कहाँ चेक करेंगे? आप चेक करिए पुअर, गरीब लोगों में, अशिक्षित लोगों में और दलित कास्ट के लोगों में, ताकि आपको वहाँ समझ में आ जाए कि ये जो राइट्स हैं ये काम किस तरह से कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, जिसे कि PUCL कहते हैं, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR, ठीक है, ये दो आपके यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन बन जाते हैं। हैव बीन वर्किंग एज वॉच डॉग्स अगेंस्ट द वॉलेशंस ऑफ द राइट्स। तो ये दो जो आपकी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, PUCL और PUDR, ये किस तरीके का काम करती हैं? ये एक तरह से जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं जब उनके वॉयलेशन होते हैं तो ये एक तरह से उन पर नज़र रखने का काम करते हैं, ठीक है। एक नज़र रखते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वॉयलेट हो रहे हैं। In this background, the government has established in 1993 an institution
द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, इसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक इंस्टीट्यूशन का गठन किया। अब यहाँ पे दो चीज़ें याद रख लीजिएगा कि एक तो 1993 और इसका मेन काम क्या है, ठीक है, क्या काम करेगा ये जो इंस्टीट्यूशन बनाया है। अब देखिए, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC इज composed of a former chief justice of the Supreme Court of India, a former judge of the Supreme Court, a former chief justice of a high court, and two other members who have knowledge and practical experience in matters relating to human rights. इस वाले पैरा में आपका इसका NHRC का कॉम्पोजिशन दिया है कि इसमें कौन से लोग को अपॉइंट किया जाता है, किस तरह के लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि NHRC में जो कॉम्पोजिशन है, एक तरह के फॉर्मर चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं रिटायर या पहले के, उनको लिया जाता है। उसके बाद जो एक आपका फॉर्मर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और इसी के बाद आपका एक फॉर्मर चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के। इसके साथ ही आपके दो और मेंबर होंगे जिनको इस सारे फील्ड्स की नॉलेज होगी ह्यूमन राइट्स के, और प्रैक्टिकली उनको नॉलेज होगी, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होगा रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, उनको यहाँ पे चुना जाता है, ठीक है। वो इसके हेड होते हैं। कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके का होता है। फिर से NHRC का कॉम्पोजिशन क्या होता है, एक फॉर्मर चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, फिर एक फॉर्मर जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, फिर एक फॉर्मर चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, और इसके साथ ही दो अदर मेंबर होते हैं जिनको नॉलेज है और जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। इसके बाद कमीशन स्ट्रक्चर, अब इनका देखिए फंक्शंस पे आ गया, ठीक है। आप जो थर्ड पैरा, आप जो नेक्स्ट पैरा पढ़ोगे वो क्या है, फंक्शंस, कि इस कमीशन का काम क्या है। तो द कमीशन फंक्शंस, ये साथ NHRC के बारे में आप पढ़ रहे हो। तो द कमीशन फंक्शंस इंक्लूड इंक्वायरी एट इट्स ओन इनिशिएटिव और ऑन अ पेटिशन प्रेजेंटेड टू इट बाय अ विक्टिम इनटू कंप्लेंट और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो इस कमीशन का मेन काम यही है कि ये इंक्वायरी करता है अपने खुद के लेवल पे, कि जहाँ जहाँ उनको लगता है कि हाँ लोगों को राइट्स मिल रहे हैं वहाँ वहाँ इंक्वायरी करते हैं। साथ ही अगर किसी विक्टिम ने पेटिशन डाली है, इनको कोई कंप्लेन किया है कि उनका जो ह्यूमन राइट्स जो वॉलेशन हो रहे हैं, जो भी उनके राइट्स का, तो अगर पेटिशन के पास है तो उसकी भी ये इंक्वायरी करते हैं। साथ ही ये विजिट टू जेल्स टू स्टडी द कंडीशन ऑफ द इनमेट्स, अंडरटेकिंग एंड प्रोमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा। इसके साथ ही ये जेल में जाके इंक्वायरी करते हैं, चेकिंग करते हैं किसकी कंडीशन को, इनमेट्स की। इनमेट्स मतलब कैदियों की, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा कि कैदियों की कंडीशन बहुत खराब होती है, उन्हें अच्छे खाने को नहीं मिलता है ना, जगह जो होती है साफ सफाई नहीं होती है, बेमतलब में मारा पीटा जाता है। तो इस तरह की बातें जब सुनने में आती हैं तो ये कौन आपको प्रूव करेगी, तो ये बात कौन प्रूव करेगा आपको, ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो जब ये जाते हैं विजिट करते हैं जेल्स में, तो इनमेट्स का मतलब कैदियों की देखते हैं कि किस तरह से कंडीशन उनकी। साथ में अंडरटेकिंग प्रोमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, साथ ही इनका मेन मोटिव है कि इस तरह की रिसर्च और अंडरटेकिंग हमेशा चेक करते रहें ताकि ह्यूमन राइट्स जो भी लोगों के राइट्स हैं वो कभी वायलेट ना हो। इसके साथ ही द कमीशन रिसीव्स कंप्लेंट्स इन थाउजेंड्स एवरी ईयर। ह्यूमन राइट्स कमीशन को हमेशा हर साल बहुत सारी कंप्लेंट्स मिलती हैं। किस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं, दिस रिलेट टू कस्टडियल डेथ, ठीक है। कस्टडी में, जो पुलिस कस्टडी में जो रखा जाता है कि हाँ 2-3 दिन की कस्टडी में रखा जा रहा है ताकि पता चल सके कि ये जो इंसान है किसी क्राइम में इन्वॉल्व था कि नहीं था। तो कभी देखा है कि आपने सुना होगा कि इतना मारा कि कोई इंसान मर जाता है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह की जब कंप्लेंट्स मिलती है ह्यूमन राइट्स कमीशन को, तो वो चेक करते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। तो दिस रिलेट टू कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल रेप, डिसअपेरेंसेस, लोग कस्टडी में गायब हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, तो ये क्या चीज़ें होती हैं, ये सभी ह्यूमन राइट्स कमीशन चेक करता है। साथ ही पुलिस एक्सेसेस, फेलियर इन टेकिंग एक्शन, इनडिग्निटी टू वीमेन एक्सेट्रा, तो इन सब चीज़ों को ये चेक करते हैं। इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन हैज़ बीन ऑन डिसअपेयर्ड यूथ इन पंजाब एंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ गुजरात रियॉट केसेस वेयर इट्स इंटरवेंशन प्रूव्ड इफेक्टिव। इसके साथ ही ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो मेन एक देखा गया, इनका काम वो देखा गया कि यूथ जो था पंजाब में धीरे धीरे पता नहीं कहाँ गायब हो रहे थे, ठीक है, नौजवान। तो ये चीज़ उन्होंने चेक की, इन्वेस्टिगेट किया। इसके साथ ही इन्होंने एक चीज़ और इन्वेस्टिगेट की, जो गुजरात में आपने रियॉट के बारे में सुना होगा, ठीक है, वहाँ पे दंगे, ठीक है, रियॉट में होता है दंगे, तो उसके ट्रायल गुजरात रियॉट केसेस के वो सब चेक किया, देखा कि कितना इफेक्टिव रहा वो सब चीज़ें। इसके साथ ही द कमीशन डज नॉट हैव द पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इट कैन merely मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट और रिकमेंड टू द कोर्ट्स टू इनिटेट प्रोसीडिंग बेस्ड ऑन द इंक्वायरी डेट इट कंडक्ट। इसके साथ ही जो कमीशन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको ये पावर नहीं है कि ये खुद ही केस सुनना स्टार्ट कर दे, है ना, केस चलाना स्टार्ट कर दे कि हाँ आपने ये गलती करी आप इसका जवाब दो, ऐसे नहीं, ठीक है। इनका क्या काम है, ये चेकिंग करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और सारी रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। किसी भी केस से रिलेटेड सारी की सारी रिपोर्ट बनाते हैं, क्योंकि इनका काम है चेकिंग करना कि फंडामेंटल राइट्स कैसे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या वायलेशन हो रहा है, क्या गवर्नमेंट वायलेट कर रही है, ये देखिए सब पे चेक करते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी इस तरह के वायलेशन करता है तो उसको भी पनिश किया जाता है। तो फिर इन
ये पूरी रिपोर्ट बनाते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये उसको दे देते हैं गवर्नमेंट को या फिर कोर्ट्स को, ठीक है, और बोलते हैं आप अपनी जांच बिठा लो, अब आप वो करो अपना, इन्होंने काम खत्म कर दिया कि इन्होंने इंक्वायरी कर ली, अब इन्होंने रिपोर्ट बनाई और कोर्ट को दे दिया या फिर किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को, क्योंकि मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा हो इनको और कोर्ट ने कहा हो कि ठीक है आप जाके चेक कर लीजिए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं है वास्तव में, फिर ये रिपोर्ट बना के इनको हैंड ओवर कर देती हैं और फिर कोर्ट्स फिर से पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स जो है इस इंक्वायरी के बेस पे स्टार्ट कर देती है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एनएचआरसी का। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आ रहा है मेन टॉपिक, देखिए फंडामेंटल राइट्स हमने सारा कवर कर लिया है। अब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, तो यहाँ से 3 मार्क क्वेश्चन आराम से बन जाता है। 1 मार्क ये बन जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फिर आप इनका थोड़ा सा फंक्शंस बता दिए, फीचर्स बता दीजिए और थोड़ा सा काम बता दीजिए इनका। तो यहाँ पे पेज नंबर 43 में है, द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन न्यू दैट इंडिपेंडेंट इंडिया वाज गोइंग टू फेस मेनी चैलेंजेस। ये बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को अच्छे से पता थी कि स्वतंत्रता के बाद भी हमारी कंट्री को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन प्रॉब्लम्स को जब समझ में आ ही गया था उनको कि इस तरह की प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, चैलेंजेस होने वाले हैं, फेस करेंगे यहाँ के लोग, तो क्यों ना कुछ सोल्यूशन अभी से बना के रखें, ठीक है। तो इसी दौरान उन्होंने क्या किया, फॉर मोस्ट अमंग दीज वाज द चैलेंज टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी एंड वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन। तो मेनली जो इनके पास चैलेंज था वो ये था कि इस तरह से समानता लाई जाएगी कंट्री में, इक्वालिटी लाई जाएगी, और ताकि लोगों की भलाई रहे, यहाँ के जो नागरिक है वो अच्छे से रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। दे ऑल्सो थॉट दैट सर्टेन पॉलिसी डायरेक्शन वॉज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनको ये भी अच्छे से पता था कि ठीक है हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे फंडामेंटल राइट्स, इस तरह के कुछ और पॉइंट्स भी बना दें जिससे कि इन प्रॉब्लम्स का हल निकल आए। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट वांट फ्यूचर गवर्नमेंट्स टू बी बाउंड बाय सर्टेन पॉलिसी डिसीजन। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन कभी ये नहीं चाहता था कि फ्यूचर गवर्नमेंट जब हो तो वो इन पॉलिसी डिसीजंस की वजह से बंध के रह जाए, ठीक है। देखिए एक फ्री तरह से काम करना भी जरूरी होता है। तो therefore some guidelines were incorporated in the constitution but they were not made legally enforceable। तो इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इसी से रिलेटेड पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया, इनकॉर्पोरेटेड मतलब लिख दिया गया, बट वर नॉट मेड लीगली इन्फोर्सेबल। बट एक चीज़ ये कह दी कि इसको कानूनी रूप से इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता। जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए आप जाके खड़े हो जाओगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, बट इन कुछ पॉइंट्स के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि इसमें लीगल आपको राइट नहीं मिला है। दिस मीन्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डिफरेंस करती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो भी आपको मिले हैं ऑफ स्टेट और किसके बीच में, फंडामेंटल राइट्स के बीच में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के लिए आप लीगल होते हैं, वो आप कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो, बट इसके लिए इसको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट इफ अ गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर गाइडलाइन, देखिए इस लाइन का मतलब यहाँ पे समझाया जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट इन पॉइंट्स को, इन गाइडलाइंस को, पर्टिकुलर जो भी गाइडलाइन है वो हमें आगे पढ़ेंगे कौन सी गाइडलाइन है, अगर उनको इंप्लीमेंट नहीं करती, उनको नहीं देती, वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट आस्किंग द कोर्ट टू इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी। तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है, हम जो नागरिक हैं हम कोर्ट में नहीं जा सकते और ना ही ये कह सकते हैं कोर्ट को कि गवर्नमेंट को बोलो कि वो इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे, उनको लागू करे, ठीक है, ये हमारा अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट्स है, जो गाइडलाइंस है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, इसके लिए हम कानून की हेल्प नहीं ले सकते, हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे हो गया है जो आपको अंडरलाइन करना और याद भी करना है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट क्या है, दस दिस गाइडलाइंस आर नॉन जस्टिसेबल, दैट इज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द जुडिशरी। तो ये जो गाइडलाइंस हैं वो नॉन जस्टिसेबल हैं क्योंकि आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, आप कोई जस्टिस नहीं मांग सकते इसके लिए, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं ये जो जुडिशरी है आपकी वो इसको इन्फोर्स कर ही नहीं सकती है। Those who framed our constitution thought that the moral force behind these guidelines would ensure that the government would take them seriously। और मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था लोगों ने तो उनका ये भी कहना था कि इसके पीछे एक मॉरल फोर्स ये भी है कि इन गाइडलाइंस को जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही सीरियसली लें और अच्छे से उसको फॉलो करें। बिसाइड्स दे expected that the people would also hold the governments responsible for implementing these rights। इसके साथ ही उन्होंने ये भी एक्सपेक्टेशन रखी थी कि जो लोग होंगे, जो यहाँ के नागरिक होंगे, वो भी गवर्नमेंट की बातों को समझेंगे और सहयोग करेंगे, इन डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। सो अ सेपरेट लिस्ट ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस इन इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी वजह से क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट लिस्ट बनाई इन सारी पॉलिसी गाइडलाइंस की, कुछ पॉइंट्स की एक सेपरेट लिस्ट बना दी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की एक सेपरेट लिस्ट है, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ पॉलिसी गाइडलाइंस की एक सेपरेटेड लिस्ट बनाई, और इसी लिस्ट को, द लिस्ट ऑफ दीज गाइडलाइंस इज कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसी तरह के कुछ जो गाइडलाइंस और कुछ पॉइंट्स दिए थे जिनको फॉलो करना है, बट कैसे फॉलो करना है,
गवर्नमेंट की मर्जी, अगर वो बोलेगी तो हम फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम उसके लिए किसी कहीं भी जाके कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। तो इन्हीं पॉइंट्स को कुछ गाइडलाइंस को कहा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप देखिए इन पॉलिसीज, इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। What do the directive principles contain? So here the chapter on directive principle lists many three things, ठीक है। तो तीन मेन पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, पहली बात द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट। सबसे पहली बात कि हमारी सोसाइटी में हमें कौन से गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अडॉप्ट करना है अपनी जिंदगी में, ठीक है, हमारे क्या एम होंगे लाइफ के। सेकंड है सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये कुछ अलग राइट्स होंगे, इंडिविजुअल्स हमारे खुद के राइट्स होंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स से अपार्ट होंगे, जो हम सबको आराम से हम इंजॉय करेंगे, ठीक है, हमें करने चाहिए। सर्टेन पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, इसके साथ ही कुछ सर्टेन पॉलिसीज होंगे जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए। यू मे गेट सम आइडिया ऑफ द विजन ऑफ द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाई लुकिंग एट सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल शोन बिलो, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा इनका विजन समझ जाएंगे कि कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया गया। द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई टू गिव इफेक्ट to some directive principles of state policy. They passed several zamindari abolition bills, nationalized banks, enacted numerous factory laws, fixed minimum wages, cottage and small industries were promoted, and provisions for reservation for the uplift of the scheduled castes and scheduled tribes were made. तो ये देखिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत कुछ काम करें, जैसे कि दे पास सेवरल जमींदारी एबोलिशन बिल, इन्होंने काफ़ी सारे जो जमींदारी एबोलिशन बिल्स, ठीक है, जो आपने लैंड लॉर्ड्स वाला सुना होगा कि किस तरह से ज़मीनें उनके पास इतनी ज़्यादा थी, है ना, तो वो एबोलिशन किया उनके बिल्स को। उसके साथ ही नेशनलाइज बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। कोई भी बैंक जो है ज़्यादा प्राइवेट नहीं बल्कि नेशनलाइज बैंक किया गया। इसके साथ ही कुछ फैक्ट्री लॉज बनाए गए। फिक्स मिनिमम वेजेस, जैसे वर्कर्स हैं तो उनका फिक्स मिनिमम वेजेस कितने, इतना तो उनको कम से कम मिलना ही चाहिए। साथ में कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया, छोटे व्यापारी, छोटे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं। साथ ही रिजर्वेशंस भी दिए गए, प्रोविजन रखा गया रिजर्वेशन का, ताकि शेड्यूल कास्टेज और शेड्यूल ट्राइब्स की कंडीशन थोड़ी इंप्रूव हो। साथ ही साथ सच efforts to give effect to the directive principles include the right to education, formation of Panchayati Raj institutions all over the country, partial right to work under employment guarantee program and the mid-day meal scheme etc. इसी के साथ देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड की, जैसे राइट टू एजुकेशन, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये आप और इस बुक के आगे भी चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट द लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो फिर आप पार्शियल राइट टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट की किस तरह से राइट टू वर्क मिला एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के अंतर्गत, और फिर मिड डे मील स्कीम भी स्टार्ट हुई स्कूल में, जिससे कि एजुकेशन प्रमोट हो। तो ये सारी जो चीज़ें हमारे मेन पॉइंट्स जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही देखिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ रही ऑफ सिटीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा बोला है कि हर एक चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव और हर चीज़ के कुछ साइड्स होते हैं। तो इसी तरह से जैसे एक सिक्के के दो फेसिस होते हैं, तो इसी तरह से जब हम राइट्स की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा जहाँ राइट्स हैं वहाँ ड्यूटीज़ भी है, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि अगर आप सपोज अपनी क्लास में बैठे हो और आपको सच में बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, तो बिल्कुल फ़ैन चलने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, तो ये आपका एक तरह से राइट ही है, ठीक है, आपको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। बट आप मानिए आपका गेम्स का पीरियड है, बाहर जा रहे हो, क्लास लॉक करके बंद करके, मतलब जा रहे हो आप बाहर, तो आप बताइए आप जो इलेक्ट्रिसिटी है, फ़ैन है, क्या वो ऑन रहेगा? आप बताइए। तो ये आपका चलो जब राइट था, अब आपकी ड्यूटी के ऊपर आते, तो आपकी ड्यूटी क्या है कि आप उसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो यही एक अच्छे सिटीजन की निशानी होती है कि वो अपने जहाँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में इतना विजिलेंट रहता है कि हाँ मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये बुक का और यही सिविक्स पॉलिटिकल साइंस का मेन मोटिव भी है कि एज अ सिटीजन आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके देश की, आपके जितने भी राइट्स हैं, बट एट द सेम टाइम आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी, ठीक है। तो इसमें देखिए आप कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। इन 1976 द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड। अमंग अदर थिंग्स दिस अमेंडमेंट इंसर्टेड अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। अब आपसे पूछा जाए किस ईयर में हुआ, कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, तो ये हुआ 1976, और 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दी गई। इन ऑल 10 ड्यूटीज वर एनुमरेटेड, तो इसके अकॉर्डिंग 10 ड्यूटीज जो हैं वो काफ़ी एनुमरेटेड, काफ़ी हिट लिस्ट पे हैं। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से एनीथिंग अबाउट इन्फोर्सिंग दिस ड्यूटीज। मगर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको फॉलो करना ही करना है।
ये आपकी मर्जी है, बट देखिए मैंने वही बोला कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको करना चाहिए। एज सिटीजन वी मस्ट अबाइड बाई दी कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बिल्कुल एज अ सिटीजन हम बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमें करना चाहिए। डिफेंड आर कंट्री, जैसे कुछ बातें हैं, डिफेंड आर कंट्री, हमें अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि देश है तो हम है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। हम है तो देश है, ये बिल्कुल आप आगे सोच सकते हैं, पर सबसे मेन बात है कि देश है तो हम है। प्रमोट हार्मनी अमंग ऑल सिटीजन, सारे जितने भी सिटीजन हैं सब में एकता की भावना प्रमोट करें, मिलजुल के रहें। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, साथ ही अपना जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत प्रोटेक्ट करें। जितना कि आजकल हम देख रहे हैं कि इतना पॉल्यूशन हमने कर दिया है, नेचर तो पता ही नहीं चलता, इतना बर्बाद हो रहा है, बर्ड्स एनिमल्स की मतलब अपनी तो ज़िंदगी बर्बाद कर ही रहे हैं, उनकी भी कर रहे हैं। तो इस किस तरह से इन्वायरमेंट को हमने बर्बाद किया है, वो भी हमारी जिम्मेदारी कि उसको भी प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हमारे डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। हाउ एवर इट मस्ट बी नोटेड दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक द इंजॉयमेंट ऑफ राइट्स डिपेंडेंट और कंडीशनल अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज। इन दिस सेंस द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल फोर्स करता है हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करने के लिए, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इन ड्यूटीज को फॉलो ना करें, ठीक है। हमें बिल्कुल करना चाहिए जिस तरह से हम अपनी राइट्स की डिमांड करते हैं। आप देखिए कुछ ये चेक योर प्रोग्रेस वाला कुछ एक्टिविटी है, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ के अपने आप करिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका आ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या रिलेशनशिप है वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज पॉसिबल टू सी बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। एक दूसरे के बिना जैसे अधूरे होते हैं वैसे एक दूसरे को ये कंप्लीट करते हैं, एकता के कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों एक दूसरे के लिए, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। फंडामेंटल राइट्स जहाँ कुछ रोकती है गवर्नमेंट को, कुछ लिमिटेशंस लगाती है कि आप ऐसे काम नहीं कर सकते हो, वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करता है, एक्सॉर्ट द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन राइट्स सर्टेन थिंग्स। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपका आंसर है कि अगर आपको कोई पूछते हैं कि डिफरेंस कर दीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स में, तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा कि जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कुछ लिमिटेशन लगाते हैं गवर्नमेंट में, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को थोड़ी छूट देते हैं कि हाँ आप वो काम कर सकते हो। फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए सेकंड पॉइंट आ रहा है, सेकंड डिफरेंस, कि फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, वो किसी भी इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित करते हैं। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं द वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडिविजुअल पे ध्यान देते हैं ज़्यादा, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पूरे के पूरे समाज पे ध्यान देता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, however at times when government intends to implement directive principles of state policy it can come in conflict with the fundamental rights of the citizen। इसके साथ ही जब गवर्नमेंट जो है बोलती है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो कुछ भी तरह के पॉइंट्स इन्फोर्स कर सकती है, इट कैन कम इन कॉन्फ्लिक्ट, तब ये थोड़ा सा मतभेद की स्थिति पैदा हो जाती है किसी भी फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। दिस प्रॉब्लम अरोज, तो ये किस तरह की प्रॉब्लम है, जब गवर्नमेंट बोलती है कि हम ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने हमें ये हक दिया है, बट ये भी देखा गया है कि उसकी वजह से कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन के, उन्हें लगता है कि वो वॉलेट हो रहे हैं। तो इसी तरह का एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे कि एबॉलिश जमींदारी सिस्टम, ठीक है। तो ये जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ था, दिस मेजर्स वर अपोज ऑन द ग्राउंड दैट दे वॉलेटेड राइट टू प्रॉपर्टी। तो क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम जमींदारी सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको जमींदारी सिस्टम पता हो, किस तरह से जो रिच लोग होते थे पुराने ज़माने में, किस तरह से बहुत सारे के सारे गाँव के गाँव उनके कंट्रोल में होते थे, और जो भी गाँव वाले हैं वो उनके कंट्रोल में होते थे, तो बहुत ही बड़ी ज़मीन के मालिक होते थे। और ये काफ़ी इलीगल प्रथा थी, क्योंकि जो गरीब किसान थे वो धीरे धीरे, जो भी उनके पास खेती की ज़मीन होती थी वो धीरे धीरे ये लोग, आप कह सकते हो, हड़प लेते थे। और इस वजह से लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब होती गई, लोगों के पास ज़मीन ही नहीं रह गई खेती के लिए। तब जाके फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इनका मेन मोटिव होता है कि ये किसी एक इंसान के फ़ायदे के बारे में नहीं सोचते, पूरी सोसाइटी के फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, मैंने बोला कि राइट्स ये इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में सोचते हैं, बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं पूरी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसे हुआ कि जब जमींदारी प्रथा को हटाया जा रहा था, तो लोगों ने ये कहा, जो जमींदार से, उन्होंने कहा ये तो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, इसको वॉयलेशन हो रहा है, इसका वॉयलेशन हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी, जो थे हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स से राइट टू प्रॉपर्टी भी था, ठीक है। बट जब एक इस तरह की जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई लोगों के बीच में, लोगों को लैंड नहीं मिलने लगा उनकी खेती के लिए, सब सारी सारी ज़मीन तो ज़मींदारों के पास थी, और ये जो ज़मींदार से उनसे गरीबों से बेकार और बॉन्डेड लेबर कराते थे, तब जाके ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग इस राइट टू प्रॉपर्टी को फिर हटाया गया वहां से फंडामेंटल राइट्स से, और इसे एक तरह का लीगल कानूनी राइट बना दिया गया। तो फिर ये देखिए क्या होता है उसके आगे, हाउ वे कीपिंग इन माइंड द सोसाइटल नीड्स दैट आर ग्रेटर दैन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। एक बात हमेशा याद रखिए कि सोसाइटी की नीड्स ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट रखती हैं, वो ज़्यादा बड़ी है किसी भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट के, किसी भी एक अकेले इंसान के फायदे से। द गवर्नमेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, संशोधन किया इस वाले राइट को, कि इस राइट को फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटा दिया जाए और इसको एक लीगल राइट बना दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, आम जो और सोसाइटी के लोग हैं उनको फायदा नहीं हो रहा है। दिस लेड टू अ लॉन्ग लीगल बैटल, तो इसकी बहुत लंबी लीगल बैटल चली, ठीक है, कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन किया जाए। और क्योंकि जमींदार तो चाहते नहीं थे, वो तो चाहते थे इनका राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट बना रहे। द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल टुक डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है, इसके लिए एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की अपनी अपनी डिफरेंट पोजीशंस थी। द गवर्नमेंट क्लेम दैट राइट्स कैन बी एब्रिज्ड फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, बट जो गवर्नमेंट है उसने बिल्कुल क्लेम किया इस चीज़ को, एब्रिज मतलब होता है ब्रीफ में एकदम उनको बोला गया ये चीज़ कि नहीं, ये राइट्स आपको से देखने देने हैं, तो आप उसको अच्छे से पूरा संशोधन करें। दिस आर्गुमेंट एज्यूम दैट राइट्स वर अ हिंड्रेंस टू वेलफेयर ऑफ द पीपल। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ पाई गई, आर्ग्यूमेंट हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आप तो खुद ही बोल रहे हो कि राइट टू प्रॉपर्टी लोगों को दिया जाना चाहिए। अब जब वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात आई, जब ये जमींदारी प्रथा हटाने की बात आई और कहा गया कि इससे लोगों का भला होगा, तो हमेशा ये चीज़ पाई गई कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ रुकावटें पैदा कर देते हैं। तो ऑन द अदर हैंड द कोर्ट हेल्ड द व्यू दैट फंडामेंटल राइट्स वर सो इंपॉर्टेंट एंड सेक्रेट दैट दे कैन नॉट बी लिमिटेड इवन फॉर पर्पसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी रियलाइज किया कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो बहुत ही पवित्र हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के इम्प्लीमेंशन के लिए हम इन पे कोई भी किसी भी तरह की लिमिटेशंस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद ही थोड़ा सा राइट टू प्रॉपर्टी का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया है, जो मैंने आपको पूरी बातें बताई हैं वो यहाँ पे दी है। बिहाइंड द कंट्रोवर्सी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देयर वाज वन इंपॉर्टेंट रीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली देयर वाज अ फंडामेंटल राइट टू एक्वायर पोजेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी भी था, बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर दैट प्रॉपर्टी शुड बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। बट एक चीज़ ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी कि किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले सकती है, कब ले सकती है, जब पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए। सिंस 1950 गवर्नमेंट मेड मैनी लॉज दैट लिमिटेड दिस राइट टू प्रॉपर्टी। 1950 से लेकर गवर्नमेंट ने ऐसे काफ़ी सारे लॉज बनाए जिससे कि कुछ लिमिटेशन लगा दी जाए राइट टू प्रॉपर्टी में। दिस राइट वॉज एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग डिबेट ओवर द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और ये जो राइट था काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, हमेशा लॉन्ग डिबेट चली इसके ऊपर, किन के बीच में, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में। फाइनली इन 1973, और फाइनली 1973 में, ये ईयर याद रखिएगा, द सुप्रीम कोर्ट गेव अ डिसीजन दैट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर पार्लियामेंट हैड पावर टू एब्रिज दिस राइट बाय एन अमेंडमेंट। ठीक है, तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटा दिया गया है, और अब ये जो है ये आपका एक लीगल राइट बन गया। इन 1978 द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये देखिए, पहले जो 1973 में द सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी, और इसके बाद ही क्या हुआ, तो इसके लिए थोड़ी सी अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है, किस तरह से संशोधन किया जाए। तो वो किया गया इन 1978 द 44th अमेंडमेंट to the constitution removed the right to property from the list of fundamental rights and converted it into a simple legal right under article 300A। फिर 1978 में 44th अमेंडमेंट पास की गई, इसको करा गया 44th अमेंडमेंट, संशोधन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके अकॉर्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी को लिस्ट से, जो फंडामेंटल राइट्स की जो आपकी लिस्ट है, वो उस वहाँ से उसको हटा दिया गया, निकाल दिया गया, और इसको आप क्या बना दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया। किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 300A के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, लर्न कर लीजिएगा। वॉट डिफरेंस डू यू थिंक दिस चेंज ऑफ स्टेटस मेक्स टू द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक हो जाता है कि आप बताइए कि आप जब ये चेंज हुआ तो इससे क्या, जो राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेटस था वो कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद देखिए, दिस जनरेटेड अनदर कॉम्प्लिकेटेड डिबेट। इसके बाद क्या हुआ, इसकी वजह से एक अदर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही मुश्किल डिबेट भी स्टार्ट हो गया। क्या डिबेट था, दिस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिबेट रिलेटेड था अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, किस तरह से जो संशोधन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में उससे रिलेटेड था। द गवर्नमेंट वाज सेइंग, गवर्नमेंट कह रही थी दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार का कहना था कि इस तरह से तो पार्लियामेंट कोई भी पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड कर सकती है, उसको संशोधन कर सकती है, चेंज कर सकती है, एक तरह से उसका मीनिंग इनहेंस कर सकती है।
द कोर्ट वॉज सेइंग दैट पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एन अमेंडमेंट दैट वायलेटेड फंडामेंटल राइट्स। अब कोर्ट का कहना था कि पार्लियामेंट किसी भी तरह से, जो पार्लियामेंट है वो किसी भी तरह से कोई भी अमेंडमेंट करके कोई भी फंडामेंटल राइट को वॉलेट नहीं कर सकती है। This controversy was settled by an important decision of the Supreme Court in केशवानंद भारती केस। इसके बाद ये जो कंट्रोवर्सी थी पूरी की पूरी दोनों के बीच में थी, गवर्नमेंट क्या कह रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा था, पार्लियामेंट के हिसाब से क्या हो रहा था, तो इसकी जो पूरी की पूरी जो कंट्रोवर्सी है वो जाके सेटअप हुई, कब सेटल हुई है, जब एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया सुप्रीम कोर्ट ने। कब लिया, किस वाले केस में लिया, केशवानंद भारती केस। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। इन दिस केस द court said that there are certain basic features of the constitution and these cannot be changed by parliament। तो यहाँ पे पूरा ही फैसला ले लिया गया, कोर्ट ने कह दिया कि कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोई भी पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है। वी शैल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल इन चैप्टर 9 ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो इसके बारे में हम इसी बुक के जो आपका नेक्स्ट लास्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर 9, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर 9 है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो वहाँ पे हम केशवानंद भारती केस के बारे में थोड़ा सा और चीज़ें पढ़ेंगे। और ये जो लाइन यहाँ पे कही है कि कोर्ट ने कहा है कि कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आप वो चेंज नहीं कर सकते हैं ना, वो पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे इस वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा ये न्यूज़ कटिंग दी है, ये थोड़ा सा आप देख लेना कौन कौन सी मेन हेडिंग्स दी गई हैं। इसके बाद फिर चेक योर प्रोग्रेस, एक तरह से आपका आ गया एक्टिविटी वर्क। रीड द मेन पॉइंट्स ऑफ द बिल ऑफ राइट्स इन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन इंडिया। ठीक है, कि जो भी बिल ऑफ राइट्स साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किए ना वो आप पढ़ लीजिएगा, और फिर कुछ पॉइंट्स जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंडिया के दिए हैं वो पढ़ लीजिएगा, और उसकी दो आपको एक कॉमन पॉइंट्स बनाने हैं दो लिस्ट के अकॉर्डिंग। व्हाई डिड द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन पुट दीज इन द बिल ऑफ राइट्स, किस तरह से कौन कौन से पॉइंट्स को बिल ऑफ राइट्स में मेंशन किया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में। इफ यू आर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ न्यू कंट्री व्हाट वुड यू सजेस्ट। और ये देखिए एक बिल्कुल नया क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले हो, ठीक है, तो आप किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन अपनी कंट्री के लिए लिखोगे, कौन कौन से पॉइंट्स को लिखोगे। तो इस तरह से हमने जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट किया। तो प्लीज़ आप अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिएगा, अपना फ्लो चार्ट भी देख लीजिएगा, फ्लो चार्ट की वीडियोस देख लीजिएगा, और वर्कशीट भी बना दी तो आप वर्कशीट ट्राई करिएगा, आप देखिएगा कितने क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं, साथ में नोट्स देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर मैंने कवर कर दिया है, तो प्लीज़ आप वो सब वीडियोज़ भी देख लीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।